आज यह परम सौभाग्य का विषय है कि राजस्थान के युग पुरुष कोटा राज्य का इतिहास नामक पुस्तक के रचयिता डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब की अमर कृति कोटा राज्य का इतिहास नामक पुस्तक के ऊपर प्रीव्यू और संवाद के लिए हम यहाँ सभी उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूँ कोटा शहर के इतिहासकार, कोटा शहर के सबसे जीवंत हस्ताक्षर आदरणीय श्री फिरोज अहमद साहब का, आदरणीय श्री फिरोज अहमद साहब का स्वागत करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता साहब को, जो कि यूएसए से पधारे हैं। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता और डॉक्टर वागीशा शर्मा पिछले कई वर्षों से कोटा ड्यूक यूनिवर्सिटी की छात्रा है। अथक प्रयास कर रही हैं कि कोटा शहर का इतिहास कि ये कहानी जन जन तक पहुंचे। स्वागत के लिए आदरणीय डॉक्टर प्रमोद गुप्ता सर स्वागत करेंगे श्री फिरोज अहमद साहब का। मैं स्वागत करता हूँ शमा मैम का, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप भी फिरोज अहमद साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर बहुत ही शानदार कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कोटा शहर के ट्रस्टी, गुजराती समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जीडी पटेल साहब, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में अपना विशिष्ट और उल्लेखनीय योगदान रखते हैं। मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर निपुण सर से को कि वो आदरणीय श्री जीडी पटेल साहब का स्वागत करें। डॉक्टर निपुण बागरेचा साहब, जो कि सुविनय चिकित्सालय के रेटिना विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत तालियां। उनके साथ हमारे साथ आज विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय श्री विकास पंड्या साहब उपस्थित हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं टूरिस्ट डिपार्टमेंट के। जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर को, सुविनय चिकित्सालय के चिकित्सक, मेंटोर और सबसे सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर को आदरणीय श्री विकास पांडे साहब का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर हमारे बीच प्रोफेसर अशोक गुप्ता सर भी उपस्थित हैं, जो कि जेडीबी कॉलेज के आप रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं। आपने विवेकानंद जी को जिया है। आप अनवरत भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में 24/7 अनवरत लगे रहते हैं। वेबिनार के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से आप युवा पीढ़ी को हमेशा झकझोरते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। मैं इनवाइट करूंगा हमारे मेंटोर और हमारे सुविनय चिकित्सालय के पेट्रोन श्री आर.एस. पालीवाल साहब को कि वो स्वागत करें आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक गुप्ता सर का। इस अवसर पर हमारे बीच प्रोफेसर प्रहलाद दुबे साहब भी उपस्थित हैं, और हमारे प्रोफेसर प्रहलाद दुबे साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत बागला सर भी उपस्थित हैं। आइए सर। और डॉक्टर नवनीत बागला सर आध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है कि आप गीता के और आध्यात्मिक ज्ञान से भी आपका जीवन परिपूर्ण रहा है। और सबसे अच्छी बात डॉक्टर नवनीत बागला सर की यह है कि ये सुबह उठते ही एक अच्छी सी सुंदर सी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं, भगवान की फोटो, जिससे कि दिन का शुरुआत अच्छी होती है। और मैं सिद्धार्थ शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे डॉक्टर नवनीत बागला सर का माल्यार्पण का स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई, आपके पधारने का धन्यवाद। और इस अवसर पर हमारे बीच एलन करियर इंस्टीट्यूट के आदरणीय श्री संतोष शर्मा साहब भी उपस्थित हैं, जिन्होंने
एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में 30 वर्ष से अधिक अपनी सेवाएं दी हैं और 30 वर्ष से अधिक सेवाएं देने के बाद आज भी आप देखिए आपके चेहरे पर मुस्कान है, मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत ही सुंदर से वीडियो बनाते रहते हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर नवनीत बागला सर से कि आप आएँ सामने। करूँगा आदरणीय डॉक्टर नवनीत बागला सर से कि वो कोटा राज्य के इतिहास के इस प्रीव्यू संवाद नामक सुंदर कार्यक्रम के अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर नवनीत बागला सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये निश्चय ही कोटा के लिए एक गौरव का क्षण है और कुछ समय पूर्व एक और कार्यक्रम जो बाग में हुआ था, कोटा राज्य के इतिहास को जीने के लिए जो राजस्थान के युग पुरुष डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने, मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य मिला जब मैं पढ़ता था और मुझे उनको सुनने का सौभाग्य मिला कोटा जयपुर में वेन दरवाजा मुझे पढ़ता था वहाँ पे। तो निश्चित रूप से अपनी वर्तमान समय में जब संस्कृति को इतनी चुनौतियाँ मिल रही हैं, पुरानी जड़ों को इतनी चुनौतियाँ मिल रही हैं, तो इस समय यदि कोई जड़ों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है, कोई संस्कृति में प्राण संचार करने का प्रयास कर रहा है, तो वो इस वर्तमान पीढ़ी के लिए, वर्तमान समय के लिए संजीवनी के समान है। तो मैं इस महान अभियान में सम्मिलित सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और बहुत ही मैं धन्यवाद करता हूँ कि खास करके चिकित्सा के पेशे से जुड़कर डॉक्टर वागीशा ने और उनकी पुत्री के साथ इस जो इनहेरिटेंस को जिस तरह से आगे ले जाने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से हम सभी उनका करतल ध्वनि से अभिनंदन करना चाहेंगे। और हमारे दूसरे महान विभूति डॉक्टर सुरेश पांडे, जो चिकित्सा के साथ मैं कहूँगा एक मनीषी हैं, निश्चित रूप से उनसे जब भी मिलते हैं तो निश्चित रूप से एक हमेशा यादगार मुलाकात रहती है। आप देहदानी हैं, आपने नेत्रदान का, आपने देहदान का संकल्प किया है। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय श्री शंकर स्कंदानी साहब का अभिनंदन, स्वागत। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे, और इस अवसर पर हमारे बीच आज दो विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं, श्री नवीन जी चोयल और श्री मनीष डोगरा साहब। मनीष बहुत बधाई। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर प्रमोद गुप्ता साहब से टू वेलकम श्री नवीन चोयल साहब एंड श्री मनीष डोगरा साहब। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम श्री नवीन जी चोयल साहब एंड श्री मनीष डोगरा साहब। अब मैं आज इस सुंदर से अवसर पर युग पुरुष डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब की ग्रैंड डॉटर डॉक्टर मनीषा शर्मा और उनके साथ उनकी छोटी सिस्टर डॉक्टर वागीशा शर्मा, जो कि अमेरिका में गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत है, और डॉक्टर मनीषा शर्मा और डॉक्टर वागीशा शर्मा अपनी व्यस्त जीवन क्रम में से समय निकालकर कोटा राज्य के इतिहास को पुनः जीवंत करने के लिए भागीरथी प्रयास कर रही हैं। आप इतनी व्यस्त होने के बाद भी आप समय निकाल रही हैं और उनकी डॉटर प्रीशा गुप्ता, जो कि इनकी डॉटर है, वो इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। उन्होंने कोटा राज्य के इतिहास नामक पुस्तक को ट्रांसलेट किया है और जिसे बोलते हैं माटी का कर्ज उतारा है। सर्वप्रथम हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा सम्मानीय हस्ती है, कोटा के बहुत बड़े विभूति हमारे सामने विराजित हैं। आर्य समाज को बहुत पहले से, आर्य समाज और आरएसएस को बहुत पहले से, वो उनके फाउंडर मेंबर्स में से एक है माननीय श्रीमान राजेंद्र जी सक्सेना सर। और मैं डॉक्टर वागीशा से कहूँगी कृपया करके उनका स्वागत करें। इन्होंने ग्रैंडफादर डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब के साथ ही बहुत कार्य किया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन सर। बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन। आपने आर्य समाज को इतना अच्छा किया। डॉक्टर साहब मथुरालाल जी के साथ हम रह के काम किया है। बिल्कुल बहुत बधाई। गुरुजन यहाँ पे विराजे हैं, इनके सामने तो मेरी एक तुतलाहट ही होगी बोलना। मैं बस मात्र इतना बताना चाहूँगी कि 1940 में डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब ने महाराज उमेश सिंह जी के संरक्षण में यह कार्य प्रारंभ किया था।
पीएचडी करके आए थे महामना लोकमान्य तिलक के मदन मोहन मालवीय के संरक्षण में। वहाँ से पीएचडी करके जब एक नवयुवक आया तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरपूर था कि मैं और क्या कर सकता हूँ अपने हड़ौती की धरा के लिए। तो उनकी प्रतिभा को पहचान के महाराज उमेश सिंह जी, जो कि एक विजनरी थे, उन्होंने सर्वप्रथम उनको एक कार्य दिया, ब्रजविलास म्यूजियम की स्थापना। हड़ौती संभाग में जो तरह तरह के आर्टिफैक्ट्स और तरह तरह के हेरिटेज इम्पोर्टेंस के जो लेख, शिलालेख, ये सब बिखरे हुए थे, उनको इसकी पिछले बिफोर लास्ट ईयर महाराज विजयराज सिंह जी ने ग्रैंडफादर डॉक्टर मथुरलाल जी शर्मा साहब के चित्र का अनावरण किया वहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क उनको जो दिया था वह था कोटा राज्य का इतिहास का लेखन, जो कि मूल शोध पे आधारित था। किस प्रकार से कि सरोला ठिकाना, कोटड़ी ठिकाना और जो रॉयल ऑफिस था, उन सबसे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनके आधार पे जो मूल शोध करके कोटा राज्य का इतिहास लिखा जाए। जब बिफोर लास्ट ईयर जो एक प्रोग्राम हुआ था डॉक्टर मथुरलाल शर्मा व्यक्तिगत कृतित्व, इस पुस्तक का विमोचन इजराज सिंह जी ने किया था, महाराज साहब ने। उस पुस्तक का भी ट्रांसलेशन डॉक्टर वागीशा शर्मा ने किया था। एक्चुअली इट वाज वन ऑफ द मैनी थीसिस, मैनी पीएचडीज डन अपॉन ग्रैंडफादर डॉक्टर मथुरलाल जी शर्मा साहब। उस दौरान जब हम कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे तो काफ़ी लोगों ने, पांड्या सर को भी मैं कहना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी के लोग, म्यूज़ियम के लोग, बहुत सारे सरकारी पदों पे विराजित लोगों ने कहा कि आप तो बस आप एक काम कर दीजिए, ठीक है आप इस पुस्तक पे वर्क कर रही हैं डॉक्टर वागीशा और आप इसको रिपब्लिश कर रहे हैं, परंतु आप तो वो जो डॉक्टर साहब की जो कृति थी कोटा राज्य का इतिहास, उसको हमें फोटोस्टेट करा के दे दीजिए। तो ये मांग हुई। तो जब ये वाली मांग जब मैंने अपने सिस्टर डॉक्टर वागीशा शर्मा को कही तो उसने कहा कि फोटोस्टेट करा के, क्योंकि बहुत सारे शोधार्थी और उत्सुक विद्यार्थी, रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस ने उस पुस्तक को मांगा था। तो सर इसलिए जब मैंने बात कन्वे करी तो डॉक्टर वागीशा शर्मा, जो कि डॉक्टर मथुरलाल जी शर्मा साहब की ग्रैंड डॉटर हैं, 27 साल से अमेरिका में गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पर उन्होंने अत्यंत बिजी होते हुए भी, और व्यस्तता भी वो वाली थी जिसमें एक तनाव भी रहता है, आप विदेशियों के ऑपरेशंस कर रहे हो, पर उसने कहा नहीं, ये एक बाबा को ये श्रद्धांजलि देना आवश्यक है और मैं इस पुस्तक पे कार्य करूँगी। तो मैंने थोड़ा, और बहुत ही कठिन जर्नी उनकी रही। उन्होंने रोज़ 4-5 पेजेस, इतने ऑपरेशंस के बावजूद ही वो रोज़ 4-5 पेजेस ट्रांसलेट करती थी और बहुत ही कठिन यात्रा रही। मैंने बीच बीच में उसको डिस्करेज भी किया कि थोड़ा सा अपने खाने पीने और सोने का तो ध्यान रख, इतने चैलेंजिंग तेरा काम है। और उसने कहा नहीं, ये मेरे को ये काम अपने डॉक्टर मथुरलाल जी शर्मा साहब, अपने ग्रैंडफादर को बुक का रिपब्लिश इसलिए भी करना है क्योंकि ये उनका ये मूल शोध सामने आना चाहिए, क्योंकि बीच में बहुत सारे कट कॉपी पेस्ट चलने लग गए थे। और इसलिए भी क्योंकि अभी जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का विजन है, पटेल साहब, मैं निवेदन कर रही हूँ कि बिरला जी का जो, और अपने जो माननीय मोदी जी का है सांस्कृतिक इन्वेजन, कि हम ताजमहल के पहले क्या थे, यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, बिखरी हुई हैं हड़ौती संभाग में, जिस पे एक एक चीज़ पे विदेशी शोध कर सकते हैं हम, हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, है ना। तो वो चीज़ सामने कैसे आएगी जब उस चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम दोबारा रिपब्लिश करेंगे और सही तरीके से उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे। तो यह बात वागीशा के मन में आई और इस बात को उसने हमारे फादर आनंद मोहन जी शर्मा साहब, जो सीनियर टाउन कोटा थे, उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप और बाबा के श्रद्धांजलि स्वरूप इस कार्य को करना प्रारंभ किया। मैं बीच में रोके मैं कहूँगी बहुत ही महान विभूति, सर आप मंच पे पधारें। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर हमारे बीच में पधार चुके हैं। राजस्थान के बहुत एमिनेंट हिस्टोरियन है सर, और पूरे राजस्थान ही नहीं, नेशनल लेवल का कोई भी आप हिस्ट्री, हेरिटेज का कोई भी क्वेश्चन आप इनसे पूछें तो ये उसके इंसाइक्लोपीडिया हैं। हम बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं सर जी। मैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर का माल्यार्पण करके स्वागत करें।
अभिनंदन सर, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच सर। तो मैं यहाँ पे बस अपनी बात, अब जिस तरह की विभूतियाँ यहाँ पे विराजित हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं। मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ यह कह के कि डॉक्टर वागीशा शर्मा न्यूयॉर्क से इन्होंने गायनेकोलॉजी करी थी और शिकागो से रोबोटिक सर्जरी करी। तो उसके और इनके हस्बैंड डॉक्टर प्रमोद गुप्ता का बहुत बड़ा सहयोग है। इन्होंने डॉक्टर प्रमोद गुप्ता यूएस आर्मी के हॉस्पिटल में रेडियो डायग्नोसिस्ट हैं। इन्होंने अपनी सहधर्मिणी को पूरा एनकरेज किया इस काम के लिए और पग पग पे उनके तनाव में और सब में सहायता करी। हम लोग बहुत कृतार्थ हैं और मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम। जिस प्रकार से एक कविता हमने पढ़ी थी कि ये है अपना राजपुताना, ये है अपना राजपुताना, नाज जैसे तलवारों पर, इसने अपना जीवन काटा बरछी तीर कटारों पर। यह प्रताप का वतन पला है, यह प्रताप का वतन पला है, आजादी के नारों पर कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनी अंगारों पर। तो इस कविता को हम फिर से पुनर्जीवित इस रूप में कि यह युग पुरुष डॉक्टर मथुरालाल शर्मा का वतन पला है, इतिहास के नारों पर कूद पड़ी थी यहाँ हजारों। जिस प्रकार से पिशा जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो एक टीनेजर है, एक युवा पीढ़ी की सशक्त हस्ताक्षर है। वो इस कार्य को, इतिहास को जीवंत करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। आइए हम आह्वान करें कि ये संदेश देश के कोने कोने तक पहुँचे, प्रत्येक भारतीय टीनेजर तक पहुँचे, युवा पीढ़ी तक पहुँचे, जो कि अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर गर्व कर सके। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर वागीशा शर्मा मैम से कि वे अपने उद्बोधन के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति दें। डॉक्टर वागीशा शर्मा मैम। यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं। अगर मैं दो सेंटेंस उनके यहाँ से लेकर जाऊँ तो मुझे और इंस्पिरेशन मिलेगी। तो मैं और समय नहीं लेना चाहूँगी डॉक्टर पांडे, बट मैं आपसे और डॉक्टर विदुषी से, उनको मैंने एज ए ट्रीटिंग फिजिशियन भी देखा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेरे यहाँ पे सीनियर डॉक्टर बागला भी बैठे हुए थे, बट आई एम जस्ट सो इंस्पायर्ड बाय दैम, उनकी लिटरेचर इंक्लिनेशन से। सो मेरा तो ये तो बहुत छोटा अटैम्प्ट है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी टाइम। मैं बाद में क्वेश्चंस ले सकती हूँ कि मैंने अटैम्प्ट कैसे करा, बट आई विल लाइक टू लिसन टू अदर पीपल because their words are important. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं इस अवसर पर रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के कोटा के इतिहास के एक जीवंत हस्ताक्षर डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर से कि वो डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब के स्टूडेंट भी रहे हैं। मथुरालाल शर्मा हुतात्मा स्वनाम धन्य इतिहास पुरुष के परिवार से। डॉक्टर साहब के जब मैंने ग्रंथ पढ़ा कोटा राज्य का इतिहास, तो उसमें फोकल पॉइंट मुझे दो नज़र आए कि उनका दृष्टिकोण था कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, और एक दृष्टिकोण उनका था ओरिजिनलिटी विद वेरिफिकेशन। तो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी का तरीका ये है कि जिस विषय में हम बात करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ फ्रेटर्निटी बिटवीन द हिस्टोरिकल टेस्टिमनीज एंड द हिस्टोरियन, और उस टेस्टिमनी को इतिहासकार का दायित्व है कि विदाउट डिस्टोर्टिंग इट विद हिज ओन व्यू और बाय एनी काइंड ऑफ प्रेशर उसको लिपिबद्ध करें। उस समय प्रोफेसर श्रीराम शर्मा और सर जुंद्रनाथ सरकार, वो दोनों डॉक्टर एल शर्मा साहब के साथ इसी प्रकार के प्रयत्न कर रहे थे, और उन्होंने अपने ग्रंथ में दूसरी बात ये थी कि एक विषय को समझाने के लिए कोटा के इतिहास को उन्होंने भारतीय इतिहास के मेन स्ट्रीम से समन्वित करने का पूरा यत्न किया। अगर कोटा का इतिहास प्रारंभ हुआ, मुगल बादशाहों ने इसका गठन किया। सर्वप्रथम सेंसेशनल बात ये थी कि कोटा की स्थापना दिवस डॉक्टर शर्मा साहब ने घोषित किया 1 दिसंबर 1631, जो बादशाह नामा में था, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि इसका कोई फरमान मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं इसको विधिवत घोषित नहीं कर रहा हूँ,
हालांकि डॉक्टर सुखबीर सिंह गहलोत ने और डॉक्टर आर.एस. माथुर उन दोनों ने बाद में इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जब आरंभ किया तो कोटा में मुगलों की उपस्थिति और मुगल साम्राज्य में कोटा की उपस्थिति को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने मुगल हिस्ट्री का भी आश्रय लिया। मुगलों में क्या हुआ, कैसे मुगल राजनीति थी, दो ईरानी आक्रमणों नादिर शाह और अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य किस तरह से नेस्तनाबूद किया, उसका विवरण उन्होंने इसलिए दिया, मुझे बताया उन्होंने, इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट होता है। पहले सेंटर ऑफ पावर स्कैटर्ड था, फ्रेगमेंटेड था, बाद में मुगल्स ने इसको अपने हाथ में ले लिया और जब मुगल से ये मराठा पावर में माइग्रेट हुआ तब उन्होंने कोटा से रिलेटेड बूंदी या आसपास के विसिनिटी का इतिहास तो लिखा ही, लेकिन उसमें मराठास की पावर का राइज फ्रॉम शिवाजी स्वराज्य डाउन टू द कंटेम्प्रेरी पेशवाज वो इतिहास भी दिया। उनको दिए बिना मराठा पावर से कोटा या बाकी राजस्थान की रियासतें जिस तरह से त्रस्त थी उसका विवरण कैसे समझ में आएगा, इसलिए उन्होंने मराठा पावर को भी दिया। देन शिफ्टेड टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसको समझाने के लिए उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डच, फ्रेंच इन सबसे संघर्ष का भी रेफरेंस दिया, इसलिए कि वर्ल्ड की जो माइटिएस्ट पावर थी, इसका दुनिया के 300 हिस्सों पर राज्य था, वो किस तरह से भारत में दूसरी शक्तियों को, चाहे वो यूरोपियन थी या भारतीय थी, उनको पराभूत करके आगे बढ़ने लगी। उसके तरल किस तरह से कोटा राज्य ने 1817 में सब्सिडरी अलायंस को साइन किया, उसको उन्होंने वर्णित किया। और वो अपनी तरफ से एक बात जो करते रहे कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी के संदर्भ में, कि उन्होंने बार्डशिप से अपने आप को दूर रखा कोटा जी के इतिहास में, और जहाँ उन्हें संस्कृति का वर्णन करना था वहाँ उन्होंने रोमांटिक स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी का आश्रय लिया। कोटा में देखिए बड़े लोगों का श्राद्ध तक उन्होंने वर्णित किया, विवाहों का वर्णन किया, यहाँ के मेले उत्सव, स्थानीय और आंचलिक त्योहारों का विवरण भी इसलिए दिया कि वो जानते थे कि फ्यूचर में आज़ादी तो मिलनी है और कोटा की संस्कृति को राजस्थान या शेष भारत की संस्कृति के साथ समाहित करने के लिए या उसमें एक रूपता प्रदीप्त करने के लिए अनिवार्य है कि देयर शुड बी एन इलस्ट्रेशन ऑफ कोटा हिस्टोग्राफी। तो उसको उन्होंने आंचलिकता को प्रदर्शित करने के लिए यत्न किया। इसके अलावा जो उनका तरीका था कि ऑर्डिनैरिटी के लिए, तो उन्होंने ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को छोड़ा, आर्काइवल एविडेंस को, ही वाज द फर्स्ट पर्सन रिगार्डिंग कोटा, कि उन्होंने कोटा आर्काइव्स, स्टेट आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव्स न्यू दिल्ली, वहाँ तक केवल वो स्वयं तो वर्क उन्होंने किया ही उस टेन्योर में, मुझे भी वहाँ भेजा, मेरी गाइड बेनी गुप्ता जी को फोर्स करके इसको वहाँ भेजो, लगता है कि भागदौड़ी कर लेगा, मैं सब जगह घूमता रहा। तो जब मैं देखा कि वह जाए बिना मुक्ति नहीं है, इतिहास को सर्वांग समझने के लिए उसको हर तरफ से देखना अनिवार्य था, डॉक्टर ने किया। और उन्होंने जिन बुक्स के रेफरेंसेस दिए उनके वॉल्यूमल एडिशन तक दिए। कुछ ऐसे ग्रंथ थे जो उनके बाद किसी ने नहीं पढ़े, जैसे ठाकुर लक्ष्मण दास जी महिरिया की जो डिंगल प्रति कोटा राज्य, उनके बाद ये सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ 35 साल बाद। और एक राजस्थान स्टेट कांग्रेस के मंच पे जब मैंने रेफरेंस दिया तो महान विद्वान डॉक्टर वी.के. वशिष्ठ ने कहा, राजस्थान के दिग्गज हिस्टोरियन है, उन्होंने तुम्हें कहाँ मिल गई, मैं 30 साल से ढूंढ रहा हूँ। अब मैंने कहा मैं क्यों बताऊँ, कविराज साहब की हवेली में है कोटेड गोदनपुरा में, कविराज अनुज सिंह जी और उनके पूज्य पिताश्री कविराज महिपत सिंह जी के सहयोग से मुझे प्राप्त हुई। तो ये सारी बातें थी। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने कुछ बातों को, प्रोफेसर एस.आर. शर्मा की जो ट्यूनिंग थी, इन लोगों का तरीका था कि युगानुरूप इतिहास लेखन करना अनिवार्य है। उस युग को समझने के लिए, इतिहास लेखन करने के लिए, सिंस कोटा हिस्ट्री इज अ मोनोग्राफ, इट्स नॉट सिंपल हिस्ट्री बट मोनोग्राफ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मोनोग्राफ लिखने के लिए उस युग में चले जाओ।
अर्थस्थानी क्रांति को, क्योंकि 1840-41 में जब बुक लिखी जा रही है उस वक्त देश पराधीन था। स्टेट्स सब्सिडाइज एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज से विवश थी कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले किसी भी कार्य को अपनी लेखनी से सपोर्ट नहीं कर सकती। तो वो युग था, उस युग धर्म को समझना अनिवार्य होता है और उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से ही सब काम करने पड़ते हैं। तो उन्होंने जब अपने रचना की, अब मैं इतने वर्षों से कुल 50 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 50 वर्षों, मैं सोचता हूँ इंसान के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, ये कहाँ से इतना समय निकालते थे। और डॉक्टर बेनी गुप्ता मुझे डांटती इस बात पे थी कि वो लगातार पढ़ते हैं सुबह 10 से शाम को 7-8 बजे तक, तुम लोग क्या करते हो। तो अब मैं केवल इस बात को साइन ऑफ करने के लिए कहूँगा कि उन्होंने हिस्टोग्राफी दी, जिस तरह रोमांटिक स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी, और एक दिया उन्होंने द्वंद्वात्मक इतिहास, जब वो अंग्रेजों का वर्णन करते हैं। ही वॉज नेवर इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स, और वो चाहते थे कर्नल टॉड या ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में जो क्रूरता है, जो उनका अपना अंतर्राष्ट्रीय वैभव को संभाल के रखने के लिए भारतीय रियासतों में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का तरीका था, उसको उन्होंने एचिसन की बुक थी अ कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज, एंगेजमेंट्स, सरेंडर्स एंड सेटलमेंट्स रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, उसके वॉल्यूम्स 3rd, 2nd दोनों के रेफरेंस से उन्होंने इस बात को समझा दिया। डॉक्टरों में कुछ ही डॉक्टर ऐसे हैं जो कि साहित्य में रुचि रखते हैं और साहित्य के माध्यम से जनमानस के हृदय को उद्वेलित करते रहते हैं। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर नीलकुमार नाहर मैम का, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर वागीशा मैम, आप माल्यार्पण करें, डॉक्टर नीलकुमार मैम का स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आगमन से हमें एक नई ऊर्जा मिली है और आप इसी तरह से, मैं कोटा की चिमनी बोल रही हूँ, उस लेख को जारी रखें। और इस अवसर पर हमारे बीच डॉक्टर सुषमा आहूजा मैम भी आ चुकी हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मैम, प्लीज जॉइन अस। और मैं आदरणीय डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम का भी स्वागत करता हूँ, जो कि हिंदी की प्रोफेसर है। डॉक्टर विदुषी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आदरणीय डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम। और इस अवसर पर हमारे बीच श्री अनिल शर्मा का परिणाम है। श्री बीपी आहूजा और आदरणीय डॉक्टर सुषमा आहूजा मैम ने बहुत ही अथक प्रयासों से इस सुंदर सी कृति को जीवंत रूप दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका स्वागत है मैम। Dr. Vagisha Sharma, you are please requested to for the Malyarpan to welcome her. Ma'am, thank you so much for coming here. You are most welcome, ma'am. Thank you so much. बहुत बहुत जोरदार तालियों के Thank you, साथ। ma'am. इस सारी जर्नी में बहुत योगदान रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय श्री फिरोज अहमद साहब से, जो कि कोटा के मूर्धन्य इतिहासकार हैं। आप कोटा हेरिटेज वॉक को पिछले कई वर्षों से बहुत ही अद्भुत तरीके से संचालित कर रहे हैं। आदरणीय जनाब, इसका विषय है एक महत्वपूर्ण कृति का पुनः प्रकाशन। डॉक्टर साहब की जो पौत्री हैं दोनों, डॉक्टर वगीशा और डॉक्टर मनीषा, इनकी अथक परिश्रम मेहनत से ये संपन्न हो पाया है और इसकी बहुत आवश्यकता थी। डॉक्टर साहब की कृति हाड़ौती की ही नहीं महत्वपूर्ण, बल्कि एक भारत के इतिहास के ऊपर डालने वाली कृति है और इसका उपयोग हमेशा होता रहेगा। शोधकर्ताओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कृति है। कोटा का इतिहास वैसे तो कहने को ये, लेकिन इसमें संपूर्ण हाड़ौती का इतिहास तो है ही, हाड़ौती का पूरा विस्तार से। इसके अलावा मुगल साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का बहुत अच्छा इतिहास पढ़ने को मिलता है। इस कृति के अंदर डॉक्टर साहब ने ये महत्वपूर्ण कृति उपलब्ध करके सभी शोधकर्ताओं के लिए एक शानदार मार्गदर्शन किया का। डॉक्टर साहब की ये कृति रियासत के जमाने में छपी थी और
इतिहास प्रेमियों को अब इसकी कमी अखरने लगी थी, तो उनकी ये जो पौत्रियां हैं, उन्होंने इस कार्य को पूर्ण करके और एक इतिहास रच दिया है लिख करके, और बहुत ही उस खूबसूरत प्रिंट के अंदर ये छपी भाग फर्स्ट और सेकंड। कोटा महाराव साहब ने जब देखा इन दोनों कृतियों को, तो वो भी काफी राज सिंह जी साहब ये सभी को शुभकामनाएं। आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से बेहतरीन पायदान के ऊपर पहुंचा है, इसकी मैं पुनः धन्यवाद। इस अवसर पर हमारे बीच श्री विकास पंड्या साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं वो भी उपस्थित है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री विकास पंड्या साहब से कि वो भी अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन करें। महत्वपूर्ण अवसर पे आपने पर्यटन विभाग को याद किया और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में इतने चिंता हुई कि कोटा का इतिहास जो है वो डॉक्टर मथुरालाल शर्मा जी द्वारा लिखा गया। और हम लोग तो क्या है कि जो आज टूरिज़्म में जो भी बाहर से टूरिस्ट आता है उसको हम लोग यहाँ के जगहों के बारे में और उनके बारे में बताते हैं, तो एक सिंपल सा ब्रोशर्स लिटरेचर्स हमको बहुत काफ़ी छोटे से रूप में चाहिए होता है, लेकिन इसकी जो बैकबोन है, इसका जो नींव है, वो तो आप लोगों ने ही रखी होती है जिन्होंने ये इतिहास लिखा है और जो इस पे काम किया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी हम किसी से बात करें या कोई भी टूरिज़्म की बात होती है, तो एक ऑथेंटिसिटी के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। और जितना अधिक ऑथेंटिसिटी ये चीज़ें अवेलेबल होती है तो वो हमारे लिटरेचर को और ज़्यादा रिच करती है। और हमारे जितने भी गाइड बंधु हैं जो टूरिस्ट से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, तो उनको भी ये समय समय पर अभी तक तो जो भी मार्गदर्शन मिलता रहा है, हमारे यहाँ के जो भी फिरोज अहमद साहब हैं और सक्सेना जी हैं, इन सब का मार्गदर्शन मिला है। गाइड ट्रेनिंग कोर्स में भी आपका बहुत अच्छे तरीके से, और अब एक ये सहज सुलभ हो जाएगा कि इसको मैडम मनीषा ने जो इसको इंग्लिश के अंदर दिया है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिटरेचर में हम सीधा टूरिस्ट को ये चीज़ दे पाएंगे और ये बहुत ही बड़ा प्रयास है और मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच आदरणीय सर, आपके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण उद्गार के लिए, उद्बोधन के लिए। मैं इस अवसर पर हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर सुषमा आहूजा मैम उपस्थित है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। नमस्ते सभी को और धन्यवाद सुरेश जी पांडे को जिन्होंने मुझे अभी अभी आमंत्रित किया कि ये कार्यक्रम है और जो कि इतिहास हमारी कमजोरी है, इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो तुरंत ही मैं यहाँ पर उपस्थित हुई। हालांकि थोड़ा बिजी हूँ कुछ प्रोग्राम में मेरा, तो शुभकामनाएं अवश्य लेकिन देना चाहूँगी। जो कार्य कोटा के लिए आप कर रही हैं मनीषा, डॉक्टर वागीशा, मनीषा एंड वागीशा दोनों को, मदर एंड डॉटर, सिस्टर्स, ओके, डॉक्टर पिशा। तो आप बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, लेकिन आपका जुड़ाव इतना है कि आप इंडिया ही नहीं कोटा के स्टेट को जानना चाहते हो और कोटा के स्टेट को जो भूल रहे हैं उनको फिर से एक बार उसका रिव्यू करा के उसका पुनरावलोकन कराना चाहते हो। जो इतिहास इतने समय पहले लिखा गया उसकी पुनरावृत्ति जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या है कि अपने आसपास को नहीं जानते, पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल तो हो गए हैं पर लोकल को भूल रहे हैं। तो अपने आसपास को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं उसी की कोशिश में लगी रही। इतने साल मैंने भी
वही कार्य किया, इसलिए शायद ज़्यादा मुझे उससे प्रसन्नता हुई कि आपने ये कार्य किया। और मथुरालाल जी शर्मा जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जो कि कोटा राज्य के इतिहास के पर्याय ही माने जाते हैं। सबसे पहले जिन्होंने वो सब आर्कियोलॉजिकल अनुसंधान यहाँ पर किए, वो जगहें ढूंढी जिनको कि हम दोबारा जा कर के देख रहे हैं। हम पहला उन्हीं को पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। मैंने भी जब स्टडी की, हाड़ौती की, तो मथुरालाल जी शर्मा के बारे में जाना कि उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्या बताया है, और उसी चीज़ को एक बेस बना करके हम आगे बढ़ते हैं कि हम भी अपनी यात्रा को शुरू करें इस ओर और उन पड़ावों तक पहुँचें, उस मंजिल तक पहुँचें जहाँ तक वो चाहते थे कि और भी कोई सफ़र तय करें, क्योंकि ये कोई अंत नहीं होता है। एक बार किताब लिख दी तो ये नहीं है कि ये अंत हो गया, ये सब चलता रहेगा और ये क्रम निरंतर जारी रहेगा, है ना। कला का आंदोलन क्या होता है कि वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा जारी रहता है। और वही कार्य आपने किया। यहाँ पर आप सब उपस्थित जनों का मैं हार्दिक आभार, धन्यवाद। अरविंद जी, फिरोज भाई, पांड्या जी, इन सभी लगे हुए हैं इन सब कामों में। कोटा के जाने माने साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़े हस्ताक्षर में से एक डॉक्टर अशोक गुप्ता सर को मैं इनवाइट करूंगा कि वो भी अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करें। परम सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार, कोटा में ज्ञान की ज्योति को निरंतर जलाए रखने में प्रयासरत डॉक्टर सुरेश पांडे जी, विदुषी मैडम, मेरे महाविद्यालय की मनीषा जी, सुषमा जी और सभी साथी, मुझे ये ऐसा दूसरा अवसर मिला है। मैं जब भरतपुर में था तो वहाँ एक सतीश भारद्वाज जी थे आदर्श विद्या मंदिर में। उन्होंने अपने पिता जो 27 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया था, उनकी रचनाओं को निराला जी से और सब लोगों से, महादेवी जी से ढूंढ करके उन पर शोध कार्य किया और उन पर एक पुस्तक लिखी पलकों पंथ गुहारों में, और एक और पुस्तक उनकी थी। इसी प्रकार का जो दूसरा कार्य है आपने भागीसा जी ने और मनीषा शर्मा जी ने किया है। अपने जो भी पुरखे हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का आपने जो काम किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास कई बार लोगों को लगता है कि केवल ये मुर्दों की कथा है, ये कथा नहीं है। इतिहास हमारे भविष्य को, वर्तमान को देखने की एक आधारशिला है। जब हम देखते हैं कि महाभारत में व्यास जी ने लिखा था कि जो कुछ महाभारत में है वही है और अन्य कुछ भी नहीं है, आज भी वो सबके लिए प्रासंगिक है। मैं शोध कार्य से भी एक शिक्षक के नाते जुड़ा रहा और आज की जो शोध को देखता हूँ तब मुझे डॉक्टर मथुरालाल शर्मा जी जैसे लोग हैं, अरविंद सक्सेना जी का भी काफ़ी नाम मैंने सुना है। ये जो मूल शोध कार्य है जो जाकर के उस क्षेत्र में जाकर के और मन से किया है, वरना तो आजकल तो कट पेस्ट का ज़माना आ गया। और कल मैं एक विश्वविद्यालय में ऑनलाइन लेक्चर दे रहा था, तब एक साथी ने कहा कि साहब रिव्यू ऑफ लिटरेचर और ये तो आजकल एआई के ज़माने में उसी से तैयार हो जाती है। तो मैंने कहा एआई जो है वो मैटर तो दे सकती है, लेकिन उसका जो विश्लेषण है और मानवीय जो भावनाएं हैं उनको उतना जोड़ नहीं पाएगी। मानवीय भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त होती हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि उन भावनाओं को उसी रूप में लिखना, जैसे आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद जी का लिटरेचर मुझे पढ़ने का काफ़ी अवसर मिला है, 10 खंड को मैंने 4 बार पढ़ा है। तो उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को हिंदी में निराला जी ने किया है, शायद आप लोगों को जानकारी होगी। तो निराला जी जैसा व्यक्तित्व, क्योंकि उसको ट्रांसलेशन करने के लिए उसके भाव भूमि में घुस करके फिर उसी प्रकार से प्रकट कर देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस प्रकार का जो काम आपने किया है और विदेश में रह करके, तो हमारे जो शोधार्थी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। अगर हम जड़ों से कट जाएंगे तो हमारा अस्तित्व कभी भी नहीं रहने वाला है। आपने कार्य किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और क्योंकि मैं वैसे तो वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं जो है सभी विषयों में थोड़ी थोड़ी रुचि रखता हूँ। सभी भाषण चल रहे हैं
तो मैं गाता भी हूँ। इसलिए स्वर्गीय मथुरालाल शर्मा जी के प्रति मैं इसकी कविता की कुछ पंक्तियाँ समर्पित करते हुए और विशेष रूप से डॉक्टर साहब के प्रति भी जो इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर आयोजित करते रहते हैं, इतने व्यस्त समय में से मैं देखता हूँ डेली आप फेसबुक पे भी जो है मोटिवेशन साइकिल पे खड़े होकर के उसको लिखते रहते हैं। जहाँ भी देखें, चाहे वो कुंभ का स्नान हो, चाहे दिल्ली में पुस्तक मेला लग रहा हो, डॉक्टर साहब की उपस्थिति हर जगह मिलती है। आप सभी युवाओं के लिए और सब लोगों के लिए एक प्रेरणास्पद हैं। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा को। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में ठोकर से करता दूर सदा जो भी बाधा आती मग में। जो दान लहू का दे कर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। आहार नींद और भय में तुम होती असुरों की रीत यही। आहार नींद और भय में तुम होती असुरों की रीत यही। इतने को ही जीवन समझे ये मानवता की रीत नहीं। जो धर्म समर्पित कर्म करे अपने को दिव्य बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, अति सुंदर संदेश के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर अशोक गुप्ता सर ने हमें मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच पधारे हैं और उनसे ये कार्यक्रम ब्लेस्ड होगा, न सिर्फ उनके द्वारा बल्कि लॉर्ड कृष्णा के द्वारा। फिरोज सर और अरविंद सर ज़्यादा बताएंगे, शायद मैं गलती कर सकती हूँ। महाराज भीम सिंह जी ने इस का नाम, अपने शहर का नाम नंदग्राम धाम रखा था, है ना। तो वो उसी के तर्ज पे हरे कृष्णा इस्कॉन का नाम यहाँ पे प्रभु जी लोगों ने नंदग्राम धाम रखा है। और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि हम सब जो इकट्ठे हुए, विदुषी मैम ने और सुरेश पांडे सर का जो प्रयास है वो ये है कि किस प्रकार से आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष माननीय बिरला जी के अपन इस विजन को, कि अपन इस पर्यटन सिटी के रूप में इसको कैसे कन्वर्ट करने में अपना योगदान हम लोग क्या कर सकते हैं। तो 7 समंदर पार से बागीचा का जो एफर्ट है इस बुक को, ओरिजिनल शोध को ट्रांसलेट करके रिपब्लिश करने का, तो उसमें आप सबका आशीर्वाद बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
सुषमा मैम आपने बहुत अच्छा बोला और बिना आपके आशीर्वाद और उससे मार्गदर्शन से हो नहीं सकेगा। वो तो बाय प्रोफेशन शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, वो तो एक पर्सनल ट्रिब्यूट दे रही थी अपने ग्रैंडफादर और फादर को। तो काइंडली आप ज़रूर आप मार्गदर्शन करिएगा। प्रभु जी आपका पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विदुषी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय प्रभु धर्म से तो प्रभु जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। यो भूतं भव्यं सर्वं यच्चाधितिष्ठति सर्वस्य केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सम्मानीय मंच, पधारे हुए महानुभाव, सम्मानीय बहनें, मेरे को तो बोलना भालना तो कुछ आता नहीं, पर अपने विचार आपने कहा है तो व्यक्त कर देता हूँ। मेरी इस समय 90 के करीब उम्र है और शुरू से ही मैं आर्य समाज रामपुर से जुड़ा रहा। तो डॉक्टर साहब हमारे आर्य समाज के सम्मानीय फाउंडर मेंबर जैसे ही थे और आर्य समाज रामपुरा को और कोटा में आर्य समाज को स्थापित करने का काम डॉक्टर साहब की प्रेरणा से ही हुआ। और उनकी प्रतिभा अभी भी मेरे सामने उनका चित्र आ जाता है, तो टोपी लगा के और बंद गले का कोट, ऐसा शानदार प्रतिभा। सभा में जब वो आते थे तो आभा आ जाते थे, चमक आ जाती थी सभा में। और भाषण ऐसा मधुर प्रिय कि आप सुनते ही रह जाओ। तो मैं उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूँ। और हमारी ये दोनों पुत्रियाँ हैं, मेरी भी पोत्री हो गई एक तरह से। इन्होंने जो ये कार्य अपने हाथों में लिया, और नहीं तो बहुत कम ऐसी संतानें होती हैं जो अपने बुजुर्गों को याद करती हैं। तो मैं इनके सम्मान में क्या बताऊँ, बहुत ही प्रसन्न रहें, खुश रहें, धनवान बने और इसी तरह के अच्छे अच्छे कार्य करते रहें। सभा में सारे उपस्थित मेरे मित्र हैं, किन किन को धन्यवाद दूं। हमारे डॉक्टर अरविंद जी सक्सेना तो मेरे भतीजे हैं और हमारे फिरोज साहब हमारे मित्र हैं। भाई साहब तो हमारे बहुत पुराने और अजीज मित्रों में से हैं और हमारे बड़े हैं। आप मेरे मित्र अरुण के मामा जी भी हैं और हर तरह की शौक और आपका व्यवहार इतना अच्छा है कि एक बार जो आपसे मिल लेता है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अभी आपने आर्य समाज की जो चर्चा चली, कोटा में रामपुरा में जो आर्य समाज का ऑफिस है वो डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा की ही देन है, उनके द्वारा ही स्थापित है। मैं डॉक्टर साहब के एक साथी प्रज्ञानंद जी महाराज से मिला था जो हरिद्वार में रहा करते थे और बहुत अच्छे रविन्द्रनाथ टैगोर के वो शिक्षण संस्थान से गुरुग्राम से वो ड्राइंग के अंदर एमए थे, टेनियू के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। तो सन 83 की बात है जब डॉक्टर साहब की प्रथम पुण्यतिथि मैंने इतिहास कला परिषद के बैनर तले आयोजित की थी सूचना केंद्र में। उस वक्त वो अचानक मुझे बाग में मिल गए थे, जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आज डॉक्टर साहब की प्रथम पुण्यतिथि है तो आप पधारना सूचना केंद्र में। वो पधारे। प्रज्ञानंद जी महाराज, उनकी धर्म पत्नी भी उनके साथ साथ साध्वी थी, दोनों बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे। मैं उनसे मिला था सन 83 में। जब वो आए प्रोग्राम के अंदर तो उन्होंने डॉक्टर साहब की शान में एक बहुत सुंदर गजल पढ़ी थी जिस पर सबने तालियां बजाई थी। उसके बाद मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ। ऐसे साधु और ऐसे संतों का मिलना, दर्शन होना बहुत सौभाग्य की बात होती है। आज डॉक्टर साहब का जिक्र आर्य समाज के लिए भी किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी कोटा वासियों को उनकी देन थी आर्य समाज। डॉक्टर साहब जैसा महान व्यक्तित्व बहुत कम जन्म लेते हैं। हाड़ों की धन्य हुई,
उनके जन्म से आप जितने सादा थे इतने ही आपके अंदर गुण भी थे। आप इतिहासकार के साथ साथ एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी, कवि, शायर, सब तरह का मन रखते थे। आपको गालिब की गजलें बहुत पसंद थी, निराला पसंद थे आपको। आप हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला भी पढ़ा करते थे। डॉक्टर साहब से मुझे मिलने का मौका मिला था सन 1976 में, जब वो कॉलेज के अंदर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो मैंने उनसे मुलाकात की थी। उस वक्त मैं हालांकि कॉलेज छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरे फादर तक को जानते थे बहुत अच्छी तरह से। इतने विद्वान थे कि वो उन्होंने मुझसे मेरे नाम बताने के पहले मुझसे कहा पहले अपने पिता का नाम बताओ। तो मैंने उनको बताया तो वो फौरन पहचान गए। मेरे फादर ने उनके इंजेक्शन लगाए थे, काफ़ी डायबिटीज थी डॉक्टर साहब को, तो मेरे फादर को वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो मेरा एक बहुत सौभाग्य वाला दिन था जब मैंने डॉक्टर साहब के दर्शन किए थे। इतनी बड़ी प्रतिभा, आप केवल हाड़ौती के ही नहीं थे, राजस्थान के नहीं थे, आप एशिया के माने हुए इतिहासकारों में आपकी गणना होती थी। आपने 11 पुस्तकों की रचना की, उसमें राजनीति की भी थी और इतिहास की भी थी। आपने 2 फारसी की किताबों का अनुवाद भी किया, तुझू के बाबरी, तुझू के जहांगीरी का, तुझू के इसके अलावा आईने अकबरी का भी आपने किया। 3 किताबों को किया आपने, फारसी की किताबों का अनुवाद बिल्कुल सरल। बहुत ही विद्वान थे डॉक्टर साहब। आज उनके पुस्तक का उनकी पुत्रियों के द्वारा पुनः प्रकाशन एक बहुत शानदार प्रयास है और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मेरी शुभकामनाएं। कोटा राज्य के इतिहास एक बहुत ही अच्छा नाम है। इस आयोजन को आप लोगों ने दिया और डॉक्टर सुरेश पांडे जी, डॉक्टर मथुरा लाल जी शर्मा के लिए बेन जी, इनकी जो बेटी है, सभी यहाँ विराजमान हमारे इतिहासकार और हेरिटेज के मामले में मैं साहब के साथ भी रहा हूँ। सभी कोटा की संपदा को पुनर्जीवित करने की बात करूँगा मैं। ये जो बुक लिखी गई है मैंने पढ़ी थी और हाड़ौती ट्रेवल मार्ट में इसको हमने प्रचारित भी किया था। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, डॉक्टर साहब ने। और हम ये मानते हैं कि इसके बिना हमारा इतिहास अधूरा है। जिस तरह से हमारी हाड़ौती में प्रकृति, चाहे जंगल हो, चाहे जल हो, चाहे प्राकृतिक संपदा हो, चाहे हेरिटेज और ऐतिहासिक हो, और अब तो ये मानते हैं हम कि आधुनिक शैली के जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उसमें भी हम पूरे देश में नहीं विश्व में अपना नाम रखते हैं। हमने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया और जिस तरह से हमारे पास पर्यटन स्थल है, वर्तमान में जिस तरह से हम अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना हमारा शहर कर रहा है, एक कोटा व्यापार महासंघ और होटल फेडरेशन का प्रतिनिधि होने के नाते एक मिशन हमने उठाया। लेकिन इस मिशन को उठाने के पहले हमने पूरी स्टडी करी, पूरा अध्ययन किया। मैं पूरे देश के पर्यटन के मामले में, पूरे राज्य के पर्यटन के मामले में कई जगह गया और हमने पाया कि सभी तरह की प्राकृतिक संपदा, ऐतिहासिक हेरिटेज, चाहे हम लोग कोटा शहर के हमारा पुराना परकोटे का क्षेत्र ले लें, चाहे हमारे यहाँ का गढ़ पैलेस ले लें, हमारी चंबल सफारी ले लें, हम लोग हमारा दरा का जो चंबल मुकंदरा अभ्यारण्य है उसको ले लें, हमारे शहर की जो बसावट है बहुत सुंदर है। साथ ही अब जो वर्तमान में हमारे पास में रिवर फ्रंट है, सिटी पार्क है, 7 वंडर है, AST है, जिस तरह से हम लोग हमारे पास में संपदा रखते हैं, मैं आप लोग क्योंकि यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए और पूरे कोटा के इतिहास, पूरे कोटा के हर क्षेत्र में आप लोगों का बहुत बड़ा भागीदारी और योगदान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरे राजस्थान का परिदृश्य देखें, हम पूरे देश का परिदृश्य देखें। जिस तरह से
आज बंडेवरा का मंदिर है, शेरगढ़ का दुर्ग है, रामगढ़ केटर है। आज झालावाड़ में चल जाए तो हम क्या नहीं है हमारे पास में, गंगरोल फोर्ट है, ऐतिहासिक संग्रहालय है, कोलवी की गुफाएं है, सूर्य मंदिर है, चांदखेड़ी मंदिर है। बूंदी में देखें तो तारागढ़ दुर्ग है, रामगढ़ अभ्यारण्य है। और ऐसा कोई भी पूरे देश के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र एक संभाग नहीं है जहाँ पे 2-2 अभ्यारण्य। इतनी प्राकृतिक संपदा, इतने पर्यटन स्थल, इतनी ऐतिहासिक धरोहर रहते हुए हम पर्यटन के मामले में आगे नहीं आ पाए। कल ही हम लोग एक पर्यटन की जो संभागीय बैठक में थे, पूरी हाड़ौती की एक बैठक थी, और हमने इस बात पर चिंतन किया कि ये जो ऐतिहासिक, आज इतिहास की बात चल रही, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास की जो धरोहर है हमारी, उनके रख रखाव में कई प्रकार की कमियां हमें नजर आ रही। आज शेरगढ़ के दुर्ग जो बारा का जो एक प्रसिद्ध जगह है, वहाँ चल जाए तो वहाँ 5-5 फुट धूप उगी हुई है, वहाँ के खंडर हो चुके हैं। बांडेवरा के मंदिर में चल जाए तो वहाँ पत्थर गिर रहे हैं। और ये हमारी जो संपदा है, इसको हमें सजो के रखना पड़ेगा। और निश्चित ही उस दिशा में कोटा के व्यापार जगत, कोटा के व्यवसायी, कोटा की सामाजिक संस्थाएं और आप इतिहासकार सब मिलकर एक मिशन में, पहली बार मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि जिस तरह से कोटा महोत्सव हो, चाहे कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट हो, सबको जिस तरह से कोटा की जनता ने सहयोग दिया है, मैं उसके लिए आप सभी लोगों का, पूरे शहर का हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इन आयोजनों को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। और अब हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट में जिस तरह से 1200 पूरे देश के प्रतिष्ठित 26 राज्य के टूर ऑपरेटर हमारे द्वारा बुलाए गए, खासकर मैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पग पग पर हमारा सहयोग किया। और ये आयोजन जो टूर ऑपरेटर्स जो 15 से 25 साल का अनुभव रखते थे, जिन्होंने 25 से 30 ट्रेवल मार्ट में भाग लिया, उनका ये कहना था कि कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट वन ऑफ द बेस्ट ट्रेवल मार्ट ऑफ इंडिया। ये एक हमारे लिए गर्व की बात। साथ ही उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया जब हमने उनको घुमाया, हमारे पर्यटन स्थल दिखाए, हमारे शहर को दिखाया, हमारी ऐतिहासिक और हेरिटेज प्रॉपर्टी को दिखाया। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली राजस्थान में आने वाले समय में बेस्ट डेस्टिनेशन, इंडिया की नई बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में हाड़ौती को जाना जाए। और ये सब चीज़ों को लेकर हम निरंतर काम कर रहे हैं। हम पीछे अभी हटने वाले नहीं हैं। अभी ये कोटा महोत्सव भी बहुत अच्छा हुआ है। पूरी जनता ने मिलकर, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के पर्यटन विभाग, सभी ने मिलकर इसको आयोजित किया। और मैं इस अवसर पर यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस किताब में हाड़ौती का विवरण, हाड़ौती के इतिहास की रचना की गई है, उस तरह से हम सब लोग मिलकर इस तरह के प्रचार प्रसार को राष्ट्रीय स्तर पर चलाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो भी रिश्तेदार हैं कोटा में, अगर कोई भी ऐसा आयोजन होता है जो हमारी ऐतिहासिक और हमारे पर्यटन की धरोहर को प्रदर्शित करता है, तो आप लोगों का उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमें आने वाले समय में हाड़ौती को पर्यटन पे मानचित्र पर लाने के अलावा, क्योंकि हमारे पास धरोहर संपदा है हमारे पास, हमें इसके अलावा अर्थव्यवस्था का, आप सब लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जानने की मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि वर्तमान में, क्योंकि मैं तो व्यापारी हूँ, 2 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मुझे पता है कि व्यापारियों की क्या वर्तमान में परिस्थितियाँ चल रही हैं। तो हमें हमारी अर्थव्यवस्था को, रोजगार को, क्योंकि हम निराश होने की जरूरत नहीं है। आने वाला सभी भविष्य हमारा बहुत अच्छा है। एरो सिटी आने वाली है। एरो सिटी में मैं परसों KDA के आयुक्त के साथ मैंने मीटिंग की है। बेहतरीन एक नया आधुनिक कोटा शहर की तरफ हम जा रहे हैं। हम लोग भारतमाला रोड से जुड़ रहे हैं। हमारे आने वाले 2 साल में एयरपोर्ट आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला साल, आने वाले 2 साल के बाद कोटा, चाहे औद्योगिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, हम लोग इस देश की प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में पुनः उभरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस जो कोटा राज्य के इतिहास की जो पुस्तक जिन्होंने बनाई है, मैं उनका
तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं डॉक्टर भाग्यश्री शर्मा जी का मैं अभिनंदन करता हूँ और उनके प्रयासों का मैं पूरे कोटा के व्यापार जगत की तरफ से थैंक यू सराहना करता हूँ। और हमने भी अभी पर्यटन पे एक जो बुक्स बनाई है, अभी तो मेरे पास गाड़ी में ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन मैं आपको 10-15 लोगों को वो पुस्तक देना चाहूँगा, जिसमें हमने पूरे हाड़ौती के एक पर्यटन स्थल का बखूबी से हमने चित्रण किया। और आने वाले समय में कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट और कोटा महोत्सव की जो सारी पिक्चरें भी उसमें फिल्मांकन करके हम 25,000 प्रतियां उसकी बना रहे हैं। और उन 25,000 प्रतियों को जहां भी पूरे देश में ट्रेवल मार्ट का आयोजन होगा, वहां हाड़ौती होटल फेडरेशन के माध्यम से हम लोग स्टॉल लगाकर पूरे हाड़ौती का पूरे देश में प्रचार प्रसार करेंगे। और जब तक इस मिशन को हम जारी रखेंगे, जब तक हम पूरे हाड़ौती को पर्यटन नगरी के रूप में विख्यात नहीं कर दें, इसमें मैं चाहता हूँ आप लोग भी ऐसा संकल्प लें जिससे हम लोग सब मिलकर, क्योंकि कोटा में जिस तरह का सहयोग मिलता है उसका हम कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग बहुत एग्रेसिव होकर, अभी गजेंद्र सिंह जी ट्रेवल मार्ट में आए थे, हमारे पर्यटन मंत्री पूरे भारत के, तो वो यही कह के गए थे। उन्होंने पहले मैं जब उनको आमंत्रित करने गया कि कोटा में तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तुम ट्रेवल मार्ट जैसा आयोजन ले गए। जब उन्होंने ट्रेवल मार्ट के आयोजन को देखा, उस आयोजन के बाद कोटा का जो उन्होंने सुना कि किस तरह का ये आयोजन हुआ है, तो वो यही कह के गए थे कि कोटा के लोग, आप भी थे शायद उसमें, कि कोटा के लोग बहुत जिद्दी होते हैं, जो ठान लेते हैं वो पूरी कर देते हैं। तो हमने ठान लिए कि हम हाड़ौती को पर्यटन के मानचित्र पर लाकर रहेंगे। पुनः आप सब लोगों ने, मुझे पता नहीं था इस तरह का अच्छा आयोजन हो रहा है, नहीं तो मैं खुद यहाँ चल के आ जाता। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, खासकर डॉक्टर सुरेश जी, जिन्होंने ट्रेवल मार्ट के दौरान जिस तरह की रीलें बनाई, जिस तरह का प्रचार प्रसार किया, मैडम भी वहाँ पे स्टॉल लगाई, और मैं कह रहा हूँ ट्रेवल मार्ट में आने वाले हर व्यक्ति को आपने अप्रोच किया, और सभी का मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मनीषा के द्वारा जिसके लिए माध्यम बने हैं डॉक्टर सुरेश जी और विदुषी जी, उपस्थित सभी मंचासीन अतिथि। वैसे इस विषय में अशोक जी ने बहुत सारी अपने को विवरण दिया है और समय भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। निसंदेह आज भारत का इतिहास हम भूलते जा रहे हैं। मैं भी कई पुस्तकों के परिचय में आया हूँ, पर जो ये प्रयास हो रहा है इसके लिए निसंदेह आप दोनों बहनें और आपका परिवार अभिनंदन के पात्र है। जब भी मौका मिले मैं तो विशेष आग्रह करूंगा कि ऐसी पुस्तकें जो ऑथेंटिक है उनका अध्ययन करना चाहिए, तभी हमारा इतिहास जीवंत रहेगा। हम बहुत कुछ भूल चुके हैं, मुगलों की छोड़िए, पिछले 2000 साल से हम गुलाम हैं और आज भी कौन सी आज़ादी है, पर ये बहुत लंबी बात है, बात की बात है। और मैं दोनों बहनों को खूब खूब बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ, और यहाँ बुलाने के लिए विशेष करके डॉक्टर सुरेश पांडे जी, विदुषी जी और मंचासीन अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री बी पटेल साहब। और इस अवसर पर प्रभु जी उपस्थित है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु जी से भी कि वो हमें इस अवसर पर अपना आशीर्वाद के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पूरे विश्व में हरे कृष्णा आंदोलन को प्रचार प्रसार करने वाले इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर आपको चोर को पकड़ना है तो आपको चोर से फास्ट भागना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको नहीं पकड़ सकते। आज की जनरेशन को आज हम लोग बैठ के सब बातें कर रहे हैं, व्हाट अबाउट नेक्स्ट जनरेशन जो नेक्स्ट आएगी, अगर उसके रूट में ये चीज नहीं जाएगी तो उस पेड़ पे भी वो चीज नहीं फलेगी। उन लोगों तक इस चीज को पहुंचाना है। अगर हमें इस कल्चर को यंगस्टर तक जोड़ना है
तो हमें उसको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि आप हम जो बता रहे हैं भगवद गीता का नॉलेज ये आपके इतिहास से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हमारे पूरे जनरेशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो हमारे जयपुर में जब औरंगजेब का आक्रमण मथुरा में हुआ था तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी के विद्रोह जयपुर आए थे। तब जयपुर का नाम पड़ा था गुप्त वृंदावन, गुप्त वृंदावन। सो आई वाज सर्चिंग कि कोटा में भी क्या पता हमारे पास कोई ऐसा इतिहास हो, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, क्योंकि अगर हमें कोटा के लोगों को इस कल्चर से कनेक्ट करना है तो उनको बताना पड़ेगा कि आपका कोटा कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत कम लोगों को, इवन मंदिर में आने वाले आज भी लोगों को हमने बड़े फ्लैक्स पे लगा रखा है, कोटा को नंदग्राम जाना जाता है, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। इवन हमें भी नहीं पता था। हाँ, बरसाना 12 को बरसाना के नाम से जाना जाता था, हमें भी नहीं पता था। सो आई वाज हैपन टू सर्च, एक स्टूडेंट से हमें पता था कि ऐसा कुछ है, तो मैंने बक्सर प्रभु से पूछा था कि प्रभु ये मथुरालाल जी शर्मा कौन है, इनका इतिहास बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इनके इतिहास के बारे में आ रहे हैं। तब प्रभु ने मुझे बताया कि हमारे मनीषा माता जी बहुत रेगुलर मंदिर से टच में, उनके ग्राम फादर हैं। तो इमीडिएटली मैंने माता जी को कॉल किया और एक मीटिंग अरेंज करी। माता जी ने फिरोज सर से एक मीटिंग अरेंज करी, मैं और बक्सर को काफ़ी हमने हिस्ट्री समझी सीखो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे कोटा के बारे में हमें नहीं पता है। सर ने एक चीज़ बताई थी, एक समय था मथुरा, अपने मथुराधीश जी के मंदिर में 1 पैसे में 4 लोगों का पूरा भरपेट खाना मिलता था। क्या हमारा कल्चर था। आज वो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, वो मंदिरों की संस्कृति, इवन घर घर में भगवान कृष्ण की भक्ति झलकती थी। आज केवल हम दशहरा मेला एक कोटा का ऐसा जो उत्सव है जो बहुत बड़ा है, जबकि होली, रथ यात्रा और बहुत सारे उत्सव हर साल कोटा में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते थे। नंदग्राम नाम ही इसीलिए रखा गया था कि इस एरिया को ब्रजभूमि से रेप्लिकेट किया जाए, ये ब्रजभूमि से अलग नहीं है। हमारे यहाँ मथुराधीश ही है, जयपुर में गोविंद देव जी में, तो कोटा में भी मथुराधीश। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम भी समझे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी समझाए कि ये चीज़ छोटी चीज़ नहीं है। हमने कोटा की हमारी वेबसाइट पे भी इसका आर्टिकल डाला है, कोटाज एंशिएंट नेम, व्हाई इट इज कॉल्ड नंदग्राम धाम। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हमारे वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा सर्चेज उस पर आते हैं। ट्रिप एडवाइजर में हमने कोटा में 38 रैंक में हमने नंदग्राम धाम डाला था, लास्ट था। आज 3rd रैंक पे नंदग्राम धाम रैंक करता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारी एंशिएंट संस्कृति क्या है, हम उससे वापस कनेक्ट हो। हमें नई चीजें नहीं चाहिए, हमारे रूट्स क्या है, नई चीजों को यूज करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करके हमें वापस अपनी संस्कृति पे आना है। वी आर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, हमें यूज करना है, लेकिन उसको यूज करके हमारी संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है। तो यही एक पहल है कि कोटा के इस पुरानी विरासत को, कोटा में ऐसे ऐसे मंदिर है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, उनको वापस उजागर करने के लिए कोटा में एक बहुत ही भव्य नंदग्राम धाम मंदिर बन रहा है। आप लोग जरूर पधारें। भव्य मंदिर का कार्य, बड़े मंदिर का कार्य बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। और ये जो बुक है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप लोग पढ़े और प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स ऑर्डिनरी बुक। इवन जब मुझे पढ़ना था तो मैंने भी माता जी से कांटेक्ट किया था और उन्होंने भी बहुत हेल्प करी थी, मनीषा माता जी ने, कोटा की हिस्ट्री के बारे में जानने में। और हम उसके काफ़ी सारे आर्टिकल भी कोशिश करें हम उसको समझें और उसको पब्लिश करें ऑनलाइन मीडिया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपकी आशीर्वचनों के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे प्रोफेसर प्रहलाद दुबे सर से, शंकर स्कंदानी साहब से, और इससे पहले मैं हमारे डॉक्टर SK गुप्ता सर, वो भी 2 शब्द आशीर्वचन दें हमें। और डॉक्टर निपुण सर, प्लीज कम एंड जॉइन अस। कोटा राज्य का इतिहास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, तो पुनर्चेक करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, आप भविष्य में भी ऐसे काम करते रहेंगे, क्योंकि जब राजस्थान का इतिहास नाम आता है उसमें खाली मेवाड़ या मारवाड़ का नाम आता है, कोटा का नाम काफ़ी पीछे रहता है। आप आशा है आपकी पुस्तक से और आगे आएगा कोटा का नाम। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कोटा राज्य के इतिहास से हमारे डॉक्टर निपुण को भी प्रेरणा मिली और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसके बारे में डॉक्टर निपुण बताएंगे कि किस प्रकार से इतिहास
और रेटिना दोनों आपस में कनेक्टेड है। रेटिना के माध्यम से भी आप इतिहास, सारे इतिहास को देख सकते हैं। तो डॉक्टर निपुण के जो कि एक बहुत ही अच्छे मेंटर भी हैं, इन्होंने 25 से अधिक फेलोज को ट्रेन किया है, 25 से अधिक देश विदेश से पहुंचे रेटिना फेलोज को आपने इंस्पायर किया है, और साथ ही साथ ये इनकी 10वीं पुस्तक है जिसके बारे में बताने जा रहे हैं डॉक्टर निपुण सर। नमस्कार सभी को। डॉक्टर वगीशा शर्मा मैम, डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम एंड पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं ये कोटा राज्य का इतिहास बुक को पब्लिश करने के लिए और ये इतिहास हमारे समक्ष लाने के लिए। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। तो जैसा कि हम इतिहास में देखते थे कि हमने ये सब डायबिटीज़, बीपी या जो रेटिना में जो बीमारी होती है जिसे हम एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन बोलते हैं, उसका नाम ही नहीं सुना था। बहुत कम लोगों को बीमारी होती थी, वो परसेंटेज बहुत कम था, क्योंकि हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल होती थी इतिहास में, पहले हिस्ट्री में। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से आजकल हम आए दिन इन पेशेंट्स को बहुत देखते हैं जिन्हें एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, क्योंकि एजिंग प्रोसेस को हम कैसे स्टॉप कर रहे हैं। तो एजिंग के साथ जो रेटिना में, रेटिना स्पेशलिस्ट होने के नाते हमने बहुत सारे केसेस ये ऐसे देख रहा हूँ जिसमें रेटिना में जो सेंट्रल पार्ट होता है मैक्यूला, जिससे पास की दृष्टि और शेप रिकग्निशन, जो ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ये डीजनरेशन हो जाता है। तो डीजनरेशन के साथ साथ इसमें रेटिना के पीछे या रेटिना के अंदर भी फ्लूइड और सूजन भर जाती है। तो इसको कैसे डिटेक्ट करना, पेशेंट को कैसे काउंसिल करना और कैसे पेशेंट को बेनिफिट मिले, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कब एंटीऑक्सीडेंट देना चाहिए, कब इंजेक्शन देना चाहिए, तो इसके लिए मैंने पेशेंट बेनिफिट के ऊपर एक छोटी सी एक हैंडबुक लिखी है, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन क्लिनिकल हैंडबुक, ताकि बिजी ओपीडी में डॉक्टर्स भी इसको पढ़ें और इससे फिर पेशेंट्स को, इंटर्न पेशेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट हो कि आगे कैसे डिजीज़ को हम प्रोग्रेस होने से बचा सकें। थैंक यू। मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से अब कोटा भी एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारंग सेवा समिति के एडवोकेट श्री वैष्णव साहब को कि वो डॉक्टर वागीशा मैम और डॉक्टर मनीषा मैम का स्वागत करना चाहते हैं सारंग सेवा समिति की। बहुत स्वागत हमारे सारंग सेवा समिति के एडवोकेट श्री वैष्णव द्वारा डॉक्टर वागीशा शर्मा मैम और डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम का इस जीवंत पुस्तक के लिए, इस जीवंत हस्ताक्षर के लिए। और आदरणीय मंचासीन हमारे मार्गदर्शक, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बाल्यकाल से दादाजी के साथ जब भी हम शादी विवाह होते थे, जयपुर जाते थे, तो हम लोग 8-8 दिन, 10-10 दिन वहाँ पर गुजारा करते थे। उस समय मैंने उनके जो नोट्स वगैरह देखता था, वहाँ पर उनमें हमारी रुचि पैदा हुई और उस रुचि से ही हमें आगे जाकर के इतिहास के प्रति लगन बढ़ी। और उस समय जब शिकार खाना हवेली से हाड़ौती का पत्रिकाएं निकला करती थी, उस समय मेरे को भी 12 जिले से उसका संपादक मंडल का सदस्य होने का अवसर मिला था। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि इतिहास हमारे पूर्वजों का है, तो निज पूर्वजों के सद्गुणों पर गर्व जो करती नहीं, वह जाति जीवित जातियों में रह भला सकती नहीं। इस ऐसे हमारे पथ प्रणेता दादाजी को मैं इस अवसर पर पुनः स्मरण करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इन पंक्तियों के माध्यम से कि उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएं कि जिन्हें अमर किया इतिहास, आज हम उनके गुण गाएं। हमारे बीच प्रोफेसर प्रहलाद दुबे सर उपस्थित हैं, जो कि कोटा शहर की जाने मानी शख्सियत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर प्रहलाद दुबे सर से कि वो भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। प्रोफेसर प्रहलाद दुबे सर। डॉक्टर मथुरालाल शर्मा जहाँ
जिस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, उस कॉलेज में मुझे विद्यार्थी रहने का, प्राध्यापक रहने का, विभागाध्यक्ष रहने का और रिटायरमेंट के बाद नॉमिनल प्राचार्य रहने का भी वहाँ अवसर मिला। तो इस तरह से मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, तो इतिहास स्कूल तक ही पढ़ा, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें जो ये पुस्तक मैंने लाइब्रेरी में वहाँ पर मुझे हमारे महाविद्यालय का पुस्तकालय बहुत रिच पुस्तकालय है और उसमें ये पुस्तक वहाँ देखने को मिली, तो एक कौतूहलवश हमने इसको पढ़ा और इसमें जो सबसे बड़ा एक चित्रण है, एक सांस्कृतिक चित्रण है। दूसरा, कोटा के जो शासक थे वो पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। मेरे इंटेक की 12 के जिसका भी चर्चा हुआ उसका मैं 6 साल कन्वीनर रहा और अभी भी इंटेक कोटा चैप्टर का मैं लाइफ मेंबर हूँ, इंटेक का लाइफ मेंबर हूँ, कोटा चैप्टर से जुड़ा हुआ हूँ। फिरोज जी, सुषमा जी, अरविंद सर, ये सब मुझे शायद पहचानते होंगे। हम लोगों ने नेचुरल हेरिटेज पर कुछ काम किया और उस दौरान इस पुस्तक ने हमारी बड़ी मदद की। और आपको पता होगा कि कोटा में महाराव साहब ने, उमेश सिंह जी द्वितीय ने 26 तालाबों की एक ऐसी श्रृंखला बनाई थी जिससे कि बिल्कुल बाढ़ नहीं आती थी और क्रमशः जो हमारा ऊपर का चट्टानी इलाका है वहाँ से पानी बहता हुआ तालाबों को भरता हुआ सीधे चंबल माता में अंदर चला जाता था। अब चूँकि तालाब समाप्त हो गए हैं इसलिए अब हम कोटा में एक क्षणिक बाढ़ की व्यवस्था देखते हैं। तो इस दृष्टि से मैं अपने आप को इस पुस्तक से कनेक्ट करता हूँ। अब जहाँ तक 1 मिनट का समय और आपका लूँगा, जब मनीषा और वागीशा मिल जाती है, वागीशा कहते हैं वाक प्रवृत्ति को और मनीषा कहते हैं बौद्धिकता को, शुरुआत का, तो जब दोनों मिलती है तब ऐसी सार्थक चीज़ प्रस्तुत होती है। और तीसरी बात यह कि केवल मनीषा और वागीशा मिलने से कुछ नहीं होता, उसमें ईश्वर की अनुकंपा भी जरूरी होती है। तो एक प्रीषा नाम है, प्रय जो लगाया जाता है वो विशेष के लिए, ईश्वर की विशेष कृपा जब होती है तब इस तरह के कार्य संपन्न होते हैं। और केवल मनीषा से, केवल बुद्धि से, केवल प्रयास करने से, केवल ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं हो, लेकिन साथ में सहयोगी भी होना चाहिए। तो सुरेश, भगवान का सहयोग भी ज़रूरी है और साथ में थोड़ा सा विदुषी महिलाओं का भी सहयोग होना जरूरी है। तो ये सब लोग मिलकर के एक अनुपम कृति का सृजन आज यहाँ हुआ है। मैं आप सभी को जो भी उपस्थित हैं उनके साथ साथ जिनके नाम यहाँ पर मंच पर बैनर में नीचे लिखे हुए, सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसा ही दुष्कर कार्य किया है कि ये पुस्तक लगभग अप्राप्य है और आपने इसको सर्वसुलभ बनाने के लिए किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय पांडे साहब ने मुझे जो यहाँ बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका आभार। सरदानी साहब कोटा सर की वो शख्सियत है जो कि अनवरत सामाजिक सरोकारों में भाग लेते रहे हैं और इनका कल ही ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आज आपके समक्ष उपस्थित है आदरणीय श्री शंकर जी। आदरणीय जी पटेल साहब, मेरे प्रेरणा स्रोत और उपस्थित मैडम सुषमा, जिनको कि मुझे इस बात का गर्व है कि लाइन इनको सबसे पहले मैंने ही स्पॉन्सर किया, अब बहुत शहर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा रही है। साथ ही अरविंद साहब बैठे हैं, इनको मैं भारत हूँ जिसका मैं समन्वयक हूँ, उसमें इनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था और उसमें अशोक महेश्वरी जी भी विशिष्ट अतिथि थे। उसका ध्येय यही था कि भारत को भारत कहना है, इंडिया नहीं कहना है। मुझे इस बात का गर्व है कि आज इस जो परिसर में कोटा की सभी बुद्धिजीवी जितने भी लोग हैं वो बैठे हैं। बहुत कुछ सुनने को मिला है, सीखने को मिला है। विशेषतया जो मनीषा और इनका सुनना हो, उनका रियली मैं उनको नतमस्तक हूँ कि वो कितना कुछ कोटा के लिए कर रहे हैं। और जहाँ तक तो व्यापार में भी अभी कोटा में ये जो कर रहे हैं मैशू साहब, इनसे मेरा परिचय 1985 से है, क्योंकि मेरा भी एक शोरूम था हाईवे पे ही वुडमेक में, जहाँ इनके आदमी 2-3 रेस्टोरेंट है।
तब से मेरा उनका पुराना परिचय है। मैडम ने बताया था वरिष्ठ जनों के लिए, तो कोटा में जो सबसे बड़ी जन संस्था है वरिष्ठ कल्याण समिति, जिसमें IAS ऑफिसर्स भी हैं, जज भी हैं, कई चीफ भी हैं, उसका मैं फाउंडर हूँ, संस्थापक हूँ और वरिष्ठ जनों की सेवार्थ मैं लगा हुआ हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर लगा हुआ हूँ। इसलिए मुझे 2013 में सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ नागरिक का मुझे सम्मान मिला, जो देश में एक ही शहरी और एक ग्रामीण को देते हैं। दूसरा अभी जो डॉक्टर साहब ने बार बार देदान बोला, वो मेरा विशेष है कि शहर में सबसे पहले 2007 में मैंने देदान की घोषणा की थी, जब मुझे मालूम पड़ा था कि पहले 5 बच्चों पे भी एक बॉडी मिल जाती थी और अब 25 पे भी मिलती नहीं है। तो मैं उदयपुर में लायंस कॉन्फ्रेंस में था, अचानक मेरे को बताने प्रेरणा आई और मैंने वहीं पे घोषित किया। उस टाइम में यहाँ पे इतना जागरूकता नहीं थी। उसका बाद मैंने बहुत काम किया है, राष्ट्रीय स्तर पे किया है और अंतर्राष्ट्रीय लायंस का जो है डिस्ट्रिक्ट का 4 बार चेयरमैन रहा। रामदास ठावले ने उनसे गुजर गए, उनसे बात की थी, उन्होंने इनके पास भेजा था। पत्रिका ने मेरे को कहा था आप एस्टीमेट ले लीजिए, एस्टीमेट लिया था, मगर किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया था। तब से मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ। मगर डॉक्टर साहब जिस तरह से उस सब से आज तक का जिस तरह से ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं और इनके कार्यों को देखता हूँ, सुबह साइकिल पे चलते हैं, कभी कुंभ में बैठे हैं, कभी, और यहाँ तक कि इनका जो जुनून, जज्बा और जोश, वो मेरे को अपने खुद का याद आ जाता है। तो इन 3 चीज़ों पे मैं भी विश्वास करता हूँ कि मैं इनके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। और कल भी जिस उत्साह उमंग के साथ हंसते हंसते बात करते करते और इधर उधर की करते किस तरह से ऑपरेशन हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो नेत्र के मामले में भी मैं 30 साल लाइन्स रहा हूँ, कई कैंप्स किए हैं। लोग तो कोटा के लिए ही मैं अध्यक्ष बना था, मैं एक जोश था, तो मैं 12, बूंदी, झालावा सभी डिस्ट्रिक्ट में किया। यहाँ से हमने सुल्तानपुर, इटावा, भड़ोद सब जगह कैंप किए। इधर मंडाना, चेचर, आपके ये जो दूसरे कहते हैं धर्मपुरा, सब जगह, और इवन बूंदी जिले में केसा पाटन में भी किया। तो नेत्रदान के मामले में अब कोटा जो है, अपना शहर जो है राजस्थान में अव्वल आ चुका है। और क्योंकि हम ऐसा नहीं करते, अगर हम देदान की घोषणा करते हैं, और इन दिनों तो मुझे खुशी है कि महीने 2 महीने में मुझे सुनाई देता है किसी ने देदान किया है, काफ़ी हाई है। मगर देदान के आप देखिए, आप जब देश आज़ाद हुआ था 39 साल उम्र थी, आप अब अभी 70 के आसपास चल रहे हैं। ये किस लिए? रिसर्चेज हुए, तो रिसर्चेज नहीं होंगे तो आप कैसे होगा? तो देह नहीं मिलेगी तो रिसर्च कैसे होंगे? और अपन मरने के बाद तो वैसे ही सुनिए। और दूसरा, फिर हमारे आपके बच्चे भी पढ़ते, तो हम अपने बच्चों को भी शिक्षा के लिए दे रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना है। इतने मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए पुनः जो है हमारे जो अशोक जी महेश्वरी आज की तारीख में जो कोटा में जो आर्थिक की जो बात करी, सभी चिंतित थे, मगर इनके जो प्रयास हैं, और सभी संदीप जी तो हमारे घर के ही हैं कि उनके ससुर मेरे साथ ही एक ही पोस्ट पे थे, और ये ओम जी वगैरह भी 20 साल से उनके साथ कई जगहों पे सेवाओं में लगे रहे हैं। तो इनके जो प्रयास हैं रियल एस्कॉन के हैं। तो मेरी बहू जो है ना बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, साल में 3-4 बार वहाँ जाती है। यहाँ भी हैं, घर में भी मेरे वही वातावरण है। प्रभु जी की है, 2 दिन पहले मेरे सोसाइटी में भी प्रभु जी को बुला के एक उन्होंने आयोजन किया था। तो पुनः मैं आपको भी नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री अशोक माहेश्वरी सर से, जो कि डॉक्टर वागीशा मैम का, डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम का स्वागत करना चाहते हैं। श्री डॉक्टर प्रमोद गुप्ता सर, आप भी आ जाए, प्लीज जॉइन अस। एक डॉक्टर गुप्ता सर प्लीज ज्वाइन, डॉक्टर निपुण सर प्लीज ज्वाइन। अपर्णा के माध्यम से होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर के अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक माहेश्वरी द्वारा डॉक्टर वागीशा शर्मा और डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम का स्वागत, अभिनंदन। और जोरदार तालियों के साथ आदरणीय श्री अशोक माहेश्वरी जी कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट के अवसर पर विमोचित इस पुस्तक का, इस सुंदर पुस्तक को भेंट कर रहे हैं। और अभी मैं रिक्वेस्ट वागीशा शर्मा मैम का, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता सर का, जो कोटा राज्य का इतिहास, स्वागत अभिनंदन श्री डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर का, जो कि कोटा इतिहास जगत के सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं,
जीवंत हस्ताक्षर है। स्वागत अभिनंदन हमारे फिरोज अहमद साहब का, जो कि कोटा हेरिटेज वॉक के माध्यम से कोटा की सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को आप अनवरत आगे बढ़ाए हुए हैं। और मैं इस अवसर पर रिक्वेस्ट करूँ डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम से कि आप भी आएँ। डॉक्टर जी पटेल साहब आप भी पधारें और इस सुंदर से एक ग्रुप फोटोग्राफ पालीवाल साहब और आर्य समाज के हमारे डॉक्टर अशोक गुप्ता सर और इस सभागार में उपस्थित हाड़ौती अंचल के सुधी जनों को सादर नमस्कार। आज कोटा स्तुत्य प्रयास है, सराहनीय, और अगर हम अपने इतिहास की रक्षा कर सकेंगे तो निश्चित रूप से भारत देश की महान संस्कृति को भी संरक्षित कर सकेंगे। आज के इस उपभोक्तावादी और भौतिकतावादी समाज में जब हमारा युवा वर्ग निरंतर विदेशी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहा है, तब हम सबका ये कर्तव्य बन जाता है कि स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेश के प्रति राष्ट्रीयता और जन चेतना को जागृत करें। और निश्चित रूप से डॉक्टर वागीशा और डॉक्टर मनीषा शर्मा जी ने जो प्रयास किया है पुस्तक को सर्व सुलभ बनाने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा